हम डिस्कशन कर रहे हैं नेट JRA दिसंबर 2023 का सॉल्व्ड पेपर भारतीय इतिहास से संबंधित। प्रश्न नंबर 1 है सूची 1 और सूची 2। इन्हें हमें सुमेलित करना है। पहला है जो कथन उसमें है दबीर, पहली सूची में दिया गया है। सूची 1 में फर्स्ट में दबीर, 2 में लिखा हुआ है सर-ए-नौबत, 3 में लिखा हुआ है मजूमदार और 4 में लिखा है चिटनिस। इन्हें हमें सुमेलित करना है सूची 2 से। तो दबीर का सही सुमेलन है समारोह का प्रधान। दबीर समारोह का प्रधान को कहा जाता था। सर-ए-नौबत सेना की कमान जो होती थी जिसके पास, उसे कहा जाता था मजूमदार, लेखाकार को कहा जाता था। और चिटनिस राजा को पत्राचार में सहायता देता था। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कौन इतिहासकारों की नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कौन इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जुड़ा था? तो वह था लुसियन फेवरे। कौन था? लुसियन फेवरे। सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया था लुसियन फेवरे ने। फेवरे ने प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा मानवीय प्रयत्नों तथा कार्यों को प्राथमिकता दी। फेवरे फ्रांसीसी विद्वान थे। इतिवृत्ति का अर्थ है भूतकालिक घटनाओं का काल क्रमानुसार लिखा हुआ विवरण। कलहण की राजतरंगिणी इतिवृत्त के अंतर्गत लिखी गई थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिवृत्ति को इतिहास का ही अंग माना है। इसी प्रकार इतिहासकारों की इतिवृत्ति से जुड़ा हुआ था लुसियन फेवरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना कंबन ने नहीं की है? किसने नहीं की है? कंबन ने। ए में है कंब रामायण, बी में है मूवर उला, सी में है सदोपकार अन्यथी, डी में है एरलुपथु। तो इसमें जो बी ऑप्शन है मूवर उला की जो रचना है वह कंबन ने नहीं की थी। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, मूवर उला की रचना कंबन ने नहीं की थी। जबकि कंब रामायण, सदोपकार, अंतही, एरलुपथु ये सब किसकी रचनाएं? कंबन की। कंबन कौन था? तो कंबन चोल राजा कुलोतुंग तृतीय, जिसका शासनकाल 1179 यानी कि 1179 से 1218 तक था। उसके दरबार में रहता था कंबन। किसके दरबार में? चोल राजा कुलोतुंग तृतीय के। कंबन की ये तीनों प्रमुख रचनाएं तमिल भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तमिल भाषा में। कंबन कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है। महान तमिल विद्वान प्रोफेसर सेल्व केस वरयर ने कहा कि तमिल भाषा के केवल 2 लौह स्तंभ कंबन और तिरुवल्लवर थे। 13वीं शताब्दी में ओटकुट्टार ने मूवर कला लिखी थी। जो बी ऑप्शन में दे रखी है कि मूवर उला किसने, तो यह ओटकुट्टार ने लिखी थी। यहाँ पे जो दी गई है मूवर उला ये, और ये जो ए, सी और डी में दी गई हैं ये रचनाएं कंबन ने लिखी थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ए, सी और डी में जो रचनाएं कंबन ने कौन सी भाषा में लिखी थी, तो ये तमिल भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग को किस नाम से भी जाना जाता था? तो पटना स्कूल के नाम से जाना जाता था। कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग या मिश्रित कला भारतीय और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण है जिसे कंपनी शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिन का क्या अर्थ है? वैसे से क्वेश्चन था, तो इसका अर्थ है किसी के खुद के धर्म की सुरक्षा को दिन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
पानीपत के तीसरे युद्ध के चश्मदीद गवाह कौन थे? तो ये काशीराज पंडित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मैं पुरुषों से जुड़ा हूँ जो हालांकि लोगों द्वारा देखा नहीं गया लेकिन फिर भी उनकी ईश्वर के रूप में श्रद्धा की जाती है और जो लोगों की भावनाओं से जुड़े प्रत्येक पहलू को महसूस कर सकते हैं। यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? यह उक्ति रिपन द्वारा किसे कही गई थी? रिपन द्वारा किसे कही गई थी ये? तो ये कही गई थी ए ओ ह्यूम को। किसने किसे कही थी? रिपन ने कही थी ए ओ ह्यूम के लिए, उसको कही थी, ए ओ ह्यूम को कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कौन सी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को वह माँ थी, वह माँ है और वह माँ रहेगी के रूप में चित्रित किया गया है? तो पुस्तक आनंद मठ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बेंजामिन डिज़रायली का है कि साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह कहा था। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह। डिज़रायली कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने पराजित किया था? तो ये पेशवा बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था 1728 में। तो किसको? हैदराबाद के निजाम को। कौन से निजाम को? निजामुल मुल्क को। इसके पश्चात 6 मार्च 1728 को मुंशी शिव गांव की संधि हुई जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ व सरदेशमुखी कर देना स्वीकार किया। चौथ सरदेशमुखी कर देना स्वीकार किया। इस संधि से यानी कि शिवगांव की संधि से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों तथा प्रकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है।